नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ पारुल के पन्नों में। आज हम बात करने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसको हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, इनकी भूमिका, मतलब जो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास है इसकी भूमिका हमने पढ़ा था और भाषा से देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल में आज हम देखेंगे कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी हिंदी भाषा के सरल इतिहास में आदिकाल को किस प्रकार चित्रित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल का समय क्या माना है, 1050 से 1375। ठीक है, 1050 से 1375 वो समय मानते हैं। तो अगर आपको पेपर में आता है तो आप समय यही लगाएंगे, 1050 से 1375। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, क्योंकि हजारी प्रसाद से भी पूछा जाता है, मिश्र बंधु से भी पूछा जाता है, हर क्वेश्चनों में तो आता है। ठीक है, तो ये हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका समय आदिकाल का क्या दिया गया है, 1000 से 1400 तक। ठीक है, 1000 से 1400 तक इसका समय दिया गया है। अगर आपको पेपर में आता है तो आप शुक्ल जी को ही टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वनाथ जी ने क्या क्या आदिकाल में किया है, तो सामाजिक स्थिति, तो सामाजिक स्थिति में क्या क्या है हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इतिहास का नाम ही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो इनकी जो भाषा है साहित्य की सरल है। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा है। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विशेष है। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती थी। सामंतवादी व्यवस्था में जो भूमि है वो संपत्ति का स्रोत होती थी। उस टाइम पे जो भूमि है, जिसके पास खेत है, वही उनकी संपत्ति होती थी। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती थी। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिनी जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। तो आदिकाल में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भाषा को अपना रूप ग्रहण कर रही थी। मतलब कहने का आशय ये है कि अपभ्रंश की, मतलब अपभ्रंश को छोड़ा जा रहा था और हिंदी भाषा की ओर ग्रहण करते जा रहे हैं, जिस प्रकार आदिकाल में ही खुसरो दिखेंगे। ठीक है, लास्ट में आते आते तो आगे चलते हैं। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम ये दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। ठीक है, इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसीलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या इन्होंने कहा है कि आदिकाल का हिंदी साहित्य में अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है। ठीक है, तो आदिकाल को संधिकाल कहा। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है। आधार्मिक दृष्टि से यह काल में अनेक जात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्धनाथ जैन मतों का भी इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इस साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ना, इनका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जिस प्रकार सिद्धोनाथों के साहित्य को मतलब इनकी जो रचनाओं को शुक्ल जी मान्य नहीं किए हैं। ठीक है, पर ये क्या बोलते हैं विश्वनाथ जी कि इनका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबियों साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंतिम चरण अमीर खुसरो में दिखाई पड़ता है। संदेश रासक
का रचयिता अल्हड़ मारिया अब्दुल रहमान अपने नाम में इस्लाम धर्मावलंबी जात होता है, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ठीक है, तो संदेश रासक में क्या है, उनकी रचनाओं में इस्लाम का जिक्र नहीं के बराबर किया गया है। ठीक है, सिद्ध कवि कौन से थे उसके बारे में हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार साधना था। ठीक है, वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे, राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म अपने हीनयान महायान के विकास को चरम सीमा पर पहुंचाकर अब नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अपने हीनयान महायान के विकास को चरम सीमा पर पहुंचा रहा था। ये राहुल सांस्कृत्यायन जी का कथन है। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। उनकी संख्या 84 बताई गई है। प्रथम सिद्ध सरहपा, जिसका समय 8वीं शताब्दी। ठीक है, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा गया है। तो सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा गया है? सरहपा को। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर सिद्धों ने प्रहार किया है ना। और इन्होंने संध्या भाषा शैली की रचना की। ठीक है, तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा वस्तुतः अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा थी। ठीक है, इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर यह समझ में आती है कि इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया। इसीलिए नाथों ने भी संध्या भाषा का प्रयोग किया। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली ने उलटवासी कहा गया। इसी भाषा को उलटवासी कहा गया। तो कबीर की भाषा उलटवासी, जिसको अपनी बात को भाषा उलट पलट के कहना। ठीक है, मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों की तत्कालीन रूप मिलता है। नाथ कवि है ना। तो सिद्धों के बारे में विश्वनाथ जी ने इतना ही लिखा है। ठीक है, बहुत विस्तृत इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, इनकी बहुत ही छोटी बुक है। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। नाथों का समय सिद्धों के बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी थे। ठीक है, वज्रयान सिद्धों के साथ नाथों का भी संबंध था। तो सिद्धों के साथ नाथों का भी संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते थे। इनका जो शैव होना स्पष्ट होता है। तो नाथ किसकी आराधना करते थे? शिव की, है ना। और गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता, मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड, वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया है। तो नाथों का मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो नाथ थे वो सिद्ध भी थे। मतलब 4 लोगों का नाम आता है किसमें? नाथ और सिद्ध में। नागार्जुन का, गोरखनाथ का, चरपटनाथ का और जलंधर का। ये 4 लोग कौन थे? सिद्ध और नाथ दोनों थे। जो यहाँ पे विश्वनाथ जी ने ऐड किया है कि कुछ नाथ शिव मतलब क्या थे? सिद्ध भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उनका सिद्धांत था, यहाँ पे कोटेशन दिया गया है नाथों का, जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, खष्ट चक्र भेदन, शेष चक्र में कुंडली, खष्ट चक्र भेदन में कौन कौन से आते हैं? तो मूलाधार चक्र, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, कुंडलिनी का भी प्रयोग आदि नाथों की अंतर साधना के अंग थे, है ना, मुख्य अंग थे। तो नाथों का क्या था? कुंडलिनी जागृत करना। ठीक है, संध्या भाषा या उलटवासी शैली का भी प्रयोग उन्होंने किया है नाथों ने। नाथों का निवास मध्य देश था। मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग,
है ना। पश्चिमोत्तर भाग में आप कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, इधर साइड, ठीक है। नाथों का, सिद्धों का कहाँ था, पूर्व साइड, है ना, उड़ीसा, असम, इधर साइड था। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या जिसको मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है, शिष्य थे। मच्छेंद्रनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। ये भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर के जालंधर नगर नाम पड़ा, मतलब जालंधर नगर का नाम पड़ा जलंधर के नाम से ही, है ना। राहुल संस्कृत्यान ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं, ठीक है। गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं राहुल संस्कृत्यान, विक्रम की 10वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के समय का बताते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज समय के बताते हैं। तो पृथ्वीराज का जो है वो 1225 ईस्वी है, ठीक है। तो राहुल शुक्ल जी 13वीं शताब्दी, मतलब अगर शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी बताया, ठीक है। और जो यहाँ पे बोला गया है पृथ्वीराज के समय, पृथ्वीराज चौहान जिन्हों का, तो 1225 में पृथ्वीराज रासो लिखा था, ठीक है। और 13वीं शताब्दी गोरखनाथ इसका समय सीमा बताते हैं, ठीक है। राहुल संस्कृत्यान 8वीं शताब्दी, मतलब 845 ईस्वी बताते हैं। यहाँ पे 10वीं शताब्दी लिखा है राहुल का समय, राहुल संस्कृत्यान का, तो यहाँ पे 10वीं शताब्दी लिखा है, पर शुक्ल अगर कहते हैं तो 845 ईस्वी मानते हैं, ठीक है। और हजारी प्रसाद इनका समय 9वीं शताब्दी मानते हैं। उनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गोरखनाथ का समय शुक्ल और हजारी प्रसाद से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो शुक्ल 13वीं शताब्दी मानते हैं और हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी, और पीताम्बर दंतवर्थवाल जो है वो 11वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय मतलब जन्म मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी का समय मानने के पक्ष में है, ठीक है। तो मैंने बता दिया हजारी 9वीं, यहाँ पे जो भी लिखा है ये विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार है, ठीक है। पर आप 9वीं शताब्दी याद रखें। जैन मतावलियों कवि, मतलब जैन वाले जो कवि हैं उनको हम देख लेते हैं। जैन मत का प्रभाव अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में रचा गया। जैन का जो काव्य था यह प्रायः प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की कही गई, एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल, कर्मकांड का खंडन किया गया है, प्रायः दोहों में रचित मुक्तक हैं, है ना। दूसरी जिसमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य जैसी श्रेणी के काव्य हैं, ठीक है। जैन आचार्य हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी यहाँ पे विश्वनाथ जी ने माना है। जैन का समय कितना है, हेमचंद्र का समय कितना माना गया है, 12वीं शताब्दी, ठीक है। जबकि 11वीं शताब्दी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी विश्वनाथ जी ने माना है। प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग 13वीं शताब्दी के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली पुस्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं में बहुत मिलती हैं। इसमें भी सहजता पर बल दिया गया है ना। जोइंदु का समय 10वीं शताब्दी माना गया है, ठीक है। जबकि जोइंदु जो है उनका समय 6वीं शताब्दी है, पर विश्वनाथ जी ने 10वीं माना है, ठीक है। राम सिंह का लगभग 12वीं शताब्दी है ना। राम सिंह का 12वीं शताब्दी इन्होंने माना है। आदि इन कोटियों में जैन कवि थे, तो जैन कवियों को आप देख लेना। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, ठीक है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी है, ठीक है। जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचरित की रचना की। पौमचरित 8वीं शताब्दी के कवि हैं। पौमचरित जायसी के, पद्मावत तुलसी के रामचरित मानस की तरह कड़वक बद्ध है। अपभ्रंश के अन्य कवियों में पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी ने महापुराण की रचना की थी, जिसमें इनके अतिरिक्त अपभ्रंश जैन कवियों में भारी संख्या में चरित काव्य लिखे गए, जिसमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित, जसहर चरित तथा कनकामर मुनि का करकंड चरित, है ना। कनकामर मुनि का करकंड चरित, भविष्य दत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश काव्य है। धनपाल की भविष्यत कथा, ठीक है। धनपाल 10वीं शताब्दी की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथाएं भी हैं जो सरल बनाई गई हैं। जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई हैं, ठीक है।
भविष्यत कथा में। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृतिक पैगलम में अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश के दोहों में भी कृष्ण राधा के 10 मुख आदि की चर्चा आती है। इसमें अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में भी विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई। मतलब जैनों में भी विष्णु के अवतारों का चित्रण जो उपलब्ध नहीं है। बहुत कुछ ऐसी स्थिति में श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी थी, है ना। सौभाग्यवश राउल बेल 11वीं शती तथा संदेश रासक 13वीं नामक 2 शुद्ध प्रमाणिक लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो राउल बेल और संदेश रासक उपलब्ध हैं। संदेश रासक का महत्व इसी से भी आंका जा सकता है कि किसी भी भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। ठीक है, राउल बेल। ठीक है, संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउल बेल के रचयिता रोड़ा कवि हैं, है ना, नामक कवि हैं, जिसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, राउल बेल में क्या है, विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया गया है। प्राकृत पैगलम में छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजा के आधार पर काव्य रचना की परंपरा इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैगलम के आधार पर विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद्र की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा लिखने वाले पद्य मिलते हैं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे मिलते हैं, हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है उसमें अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उसमें एक यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। ठीक है, अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद क्या था, दोहा। दूसरे वीरता श्रृंगार नीतिक, है ना, नीति विषयक दोहों में भी रचित कृतियां लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। ठीक है, किसको, प्राकृत पैगलम। यहाँ धर्म वीर श्रृंगार नीति परक दोहे कुछ भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पाइब मुड़ी हवी भतड़ी रे मड़ी अड़ा, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया दोहा है। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा इसलिए इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। श्रृंगार के दोहे, वीर के श्रृंगार परक, वीर परक और नीति परक। ठीक है, आगे चलते हैं। वीर गीत, वीर गाथा काल, मतलब आदिकाल था। आदिकाल में वीर गाथा इन्होंने अलग से पॉइंट रखा है, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक है, तो वीर गाथा काव्य। ठीक है, वीर गाथा काव्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 3य प्रकरण को वीर गाथा काव्य काल कहा। ठीक है, इनके अनुसार यह नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक थी, जो वीर गाथात्मक थी। ठीक है, आदिकाल में शुक्ल जी ने आदिकाल को इस काल का प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान 12 ग्रंथों के आधार पर की थी। वे इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हम्मेन रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशलदेव, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग, जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पद्यावली। इसमें से विद्यापति की रचनाएं 14 से 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता कीर्ति पताका और पदावली नरपति नाल द्वारा रचित विशलदेव रासो प्रमाणित उपलब्ध हैं। ठीक है, और कीर्तिलता अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विशलदेव रासो का पाठ माता प्रसाद गुप्त ने संपादित किया था। ठीक है, तो विशलदेव का संपादन किसने किया, माता प्रसाद गुप्त ने। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जो कुछ लोग 16वीं और 17वीं शताब्दी की। जगनी के कृत परमाल रासो आल्हा के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, परमाल रासों को आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन थे। ठीक है, समकालीन 12वीं शताब्दी के थे। कौन, परमाल, जगनिक। विजयपाल रासों के रचयिता नल्ल सिंह हैं।
विजयपाल रासों के रचयिता नल्ल सिंह हैं। इसमें जो लड़ाई विजयपाल के पंग राजा से की थी उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल 14वीं शताब्दी ही माना है। भाषा शैली पर इसका विचार करने से यह रचना परिवर्तित लगती है। हम्मीर रासो और जयचंद्र प्रकाश जयमैंग जसचंद्र का उपलब्ध नहीं है। हजारी प्रसाद भी यही कहते हैं। ठीक है, हम्मीर विषयक एक पद्य प्राकृतिक पैंगलम में मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि हम्मीर रासों का ही है। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। ठीक है, खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं, जिसमें इनमें 9वीं शताब्दी में खुमान के युद्ध का वर्णन किया गया है। लेकिन मेवाड़ के परिवर्तित प्रशासकों में जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन मिलता है। इसमें प्रगट ही होता है। यह 17वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है पृथ्वीराज। ठीक है, इस काव्य का रचना काल, इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं। पृथ्वीराज रासों के अंतरंग बताए जाते हैं, मतलब इनका समय और पृथ्वीराज का एक ही साथ हुआ था और मृत्यु भी एक ही साथ हुई थी। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडित ने इस ग्रंथ के मध्यकालीन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसीलिए डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासों की तिथियां, व्यक्तियों के नाम की घटनाएं आदि इतिहास से सर्वसम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल ही ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णु पांड्या ने भी प्रमाणित मानने वाले हैं, मतलब ये प्रमाणित मानते हैं, वो अप्रमाणित मानते हैं। ठीक है, महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासों का 1600 विक्रम संवत के आसपास माना गया है। इनके ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है, मतलब अब खोज नहीं हो रही है। पुरातन प्रबंध संग्रह में जयमैंग जसचंद्र प्रबंध के 4 छप्पयों को ध्यान में रख किया गया है, जो वर्तमान में रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन कालतः 15वीं शताब्दी में मिलता है। चंद्र का नाम कवि ने पृथ्वीराज रासों कोई काव्य लिखा था, जिसमें कुछ अंश वर्तमान रासों में है, किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी बनी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद ने क्या कहा, सुख सुखी संवाद किसको कहा, पृथ्वीराज रासों को। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहु प्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं वे मूलतः ही डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों की 4 पाठों वृत्तम, बृहदम, बृहत, लघु, मतलब बृहत्तम, बृहत और लघु, लघुतम रूप में पाठक को रासों का मूल रूप बताया है। रासों है ना, यहाँ पे क्या है, रासों मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथाएं, रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग भी मिलता है। पृथ्वीराज रासों काव्य परंपरा का काव्य तो है, रासों काव्य परंपरा का काव्य तो है। इसमें चरित का, आख्यायिका और आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज रासों के विभिन्न युद्धों, विवाहों का वर्णन है। वीर श्रृंगार रस प्रमुख हैं, यद्यपि इसकांगी रस वीर माना गया है। रासों की नायिका नक्सिक का वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, ऋतु वर्णन, सुंदर वर्णन, चंद्रवरदायी ने अनेक मन स्थितियों का संश्लेषण इसमें किया है। रासों में एक खंड कैमास वध का है, 6 में। एक वान पुह वी नरेश कैमास है मुक्कऊ, है ना, तो ये इसका कैमास वध का एक छंद है। वीर विशाल देव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं। पाठ के अनुसार ये ग्रंथ 1212 है ना, संवत 1212 अर्थात 1155 ईस्वी में हुआ था, किंतु मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 16वीं शताब्दी माना गया है। विशाल देव रासों में शांक भरी नरेश विशाल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का पुनर्मिलन, विवाह और वियोग और पुनर्मिलन का चित्रण है। यह प्रधान श्रृंगारिक काव्य है। विशाल देव रासों में हिंदी
काव्य के प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है किसमें? बीसलदेव रासों में। वीर काव्य के अन्य कवि कौन कौन से हैं? तो विद्यापति, इनको देख लेते हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्वपूर्ण छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा। तो कीर्तिलता को कहानी किसने कहा? विद्यापति ने। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए थे वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, आश्रुतियों आदि के विशेष बन गए। इसी प्रकार घटनाओं में भी तोड़ा मरोड़ा गया। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है ना, इसकी ऐतिहासिकता पर बहुत कुछ सुरक्षित है। इसीलिए विद्यापति ने कीर्तिलता द्वारा अपने पिता का बदला लेने की बहुत वर्णन बहुत ही यथार्थ रूप में ढंग में किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा। कीर्तिलता को अवहट्ट भाषा में रचा गया। अवहट्ट देसी यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसमें तत्सम शब्दों का बहुत ही खुलकर प्रयोग किया गया है। पदावली क्या है? पदावली में विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति के यश का आधार किसे कहा गया? पदावली को। पदावली ऐसी रचना है जिसमें काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास है। दोनों ही दृष्टियों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक तत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तित्व के समान प्रेम भावना से विहल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार मिलन, प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वयः संधि के कारण चित्र में विशेष रूप में रमा है। ठीक है। पदावली भक्त परक रचना है ना, श्रृंगार परक। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, सूर का सूर सागर, ऐसी ही कोटि की रचनाएं आती हैं जिसमें भक्ति का और भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद इस प्रकार है कि सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषिये मुख से दूर करियो चीरे। ठीक है। तो ये पदावली की पंक्ति है। अमीर खुसरो को हम देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी इन्होंने, विश्वनाथ जी ने इनका समय माना है। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ थे, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषी, विधि, सूफी, औलिया, कवि बहुत ही अच्छे थे। उनकी भाषा, उनकी रचना अत्यंत ही लोकप्रिय रही है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने अभी तक लोगों के जुबान पर रहे हैं, है ना। और उनकी एक पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध, ये 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में भी ये पूछा गया था कि किसके लिए, किसने कहा है। कहते हैं कि दोहा खुसरो ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर गाया था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भय चहुदेश। किंतु इनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व, उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य परंपरा प्रारंभ में मध्य देश की किसी मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्ति रची जिसकी फारसी और हिंदी एक ही ध्वनि में प्रवाह में गुम्फित कर दिया। यह काल संस्कृत साधक की सिद्ध हो सकती थी। जे हाल मिसकी मकुल तदाफुल दुराय नयन बनाए बतिया, की तावे हिजरा न दरामे जा, ए ना लेहु काहे लगाए छतिया। ठीक है। तो ये इनकी पंक्ति है किसकी? खुसरो जी की। आदिकाल की सामान्य विशेषता क्या थी? आदि का ये तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग रहा है, किंतु आदिकाल के विषय में ये विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है कि वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है ना। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल थे। केवल गहरवार वंशी गोविंद चंद्र देव इस काल के मध्य देशी के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से ये अनेक जात अज्ञान सांप्रदायिक साधनों का काल रहा है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म
से विकसित महायान, वज्रयान, नाथों, सिद्धों, सामान्य जनता स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल था। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा गया है? भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल था। 10वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव कम से दक्षिण होता जा रहा था। हिंदी भाषा की प्रवृत्ति का उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांश अपभ्रंश हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य है। शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश की ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं युक्ति, व्यक्ति, प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक व्यवहार क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो ये रहा आदिकाल। अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में भक्तिकाल। भक्तिकाल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, विश्वनाथ जी का जो हिंदी भाषा का सरल इतिहास थोड़ा बड़ा दिया गया है, जिसको हम 1 या 2 क्लास में मैनेज करेंगे, और उसके बाद सारे ही छोटे छोटे यूनिट हैं। ठीक है, आधुनिक काल में छोटे छोटे, तो जल्दी 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।